दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका राजीव गांधी सोशल मीडिया चैनल पर और अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ है हमारे अमरावती जिले के वरिष्ठम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ खोपरागढ़ गढ़ के वरिष्ठम नेता श्री प्राचार्य गोपीचंद जी मेश्राम साहब। मेश्राम साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और काफ़ी दिनों से आपसे बात करने की सोच रहा था, क्योंकि 60 वीडियो हो चुके हैं हमारे, और सब इंटरव्यू के हिसाब से ही है। और हर किसी को अपनी पार्टी, अपनी संगठन, अपने पक्ष के बारे में पूरी तरह जानकारी रख देना, उसके बारे में पब्लिसिटी करना, लोगों में जन जागृति होना चाहिए। इस हिसाब से वो इंटरव्यू का हमारा सिस्टम है। और मैं चाहता हूँ कि आप जिस पार्टी में हैं, बैरिस्टर राजाभाऊ खोपरागढ़ जैसे महान व्यक्तिमत्व जो है, जो एक बाबा साहब अम्बेडकर के मानस पुत्र में माने जाते हैं, ऐसी पार्टी का आप संचालन करते हैं पूरे महाराष्ट्र में। और अमरावती जिले में को छोड़िए, इवन महाराष्ट्र में भी आपका बहुत नाम है। तो मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर और राजाभाऊ खोपरागढ़, इनका जो संबंध था, वो संबंध कैसा था? बैरिस्टर राजाभाऊ खोपरागढ़ के पिताजी देवाजी खोपरागढ़ विधानसभा इलेक्शन में आमदार बन गए। आमदार बनने के बाद वो आमदार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्वतंत्र मजदूर पक्ष के पार्टी में से बन गए। इस वजह से बाबा साहेब का और बैरिस्टर राजाभाऊ खोपरागढ़ का संबंध उस टाइम से आ गया है। अच्छा। जब बैरिस्टर राजाभाऊ खोपरागढ़ 18 साल के थे, 1954 में लोकसभा का इलेक्शन, पोट निवडणूक का इलेक्शन भंडारा में हो गया। जी। उस टाइम बाबा साहेब के वो प्रचार का सब ठेका बोले को प्रचार का सब जिम्मा जो होता है, जिम्मेदारी बैरिस्टर राजाभाऊ खोपरागढ़ ने ली। ये भी बाबा साहेब को भी मालूम भी नहीं था। फिर सब लोग प्रचार में, बाबा साहेब के प्रचार में लगे थे। तो उस टाइम एक 18 साल का लड़का, वो बैरिस्टर राजाभाऊ खोपरागढ़ बाबा साहेब के निर्मुख प्रचार में पूरे 20-21 दिन लगे थे। उसमें बैरिस्टर के प्रचार में पैसा भी लगाया, सब साधने भी लगाए, भाषण भी देने का काम किया। ये सब काम बैरिस्टर राजाभाऊ खोपरागढ़ ने किया। उस टाइम से बैरिस्टर राजाभाऊ खोपरागढ़ को बाबा साहेब ने पहचान लिया कि ये लड़का रिपब्लिकन पक्ष बोलो, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बोलो, जो बाबा साहेब का ये चालू था, यानी संघर्ष चालू था, उस संघर्ष में, वो कार्य में बैरिस्टर राजाभाऊ खोपरागढ़ एक बहुत ऊंचाई में लेके जाने के लिए काम में आने वाला एक लड़का है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनके पिताजी देवाजी खोपरागढ़ से लड़का तुम्हारा हमें दे दीजिए, ये समाज के कार्य के लिए, राजकीय कार्य के लिए। तो बैरिस्टर राजाभाऊ खोपरागढ़ को मंगा था। उस टाइम देवाजी खोपरागढ़ ने एखादा पिताजी रहता था, श्रीमंत घराने के आदमी था देवाजी खोपरागढ़। बैरिस्टर भी बहुत श्रीमंत थे। देवाजी खोपरागढ़ श्रीमंत थे तो बैरिस्टर श्रीमंत थे। बैरिस्टर के 4 भाई थे, मेरे ख्याल से 4 भाई थे। तो जैसा बाबा साहेब ने देवाजी को बोला कि आपका लड़का हमें ये प्रचार में बोलो, ये सामाजिक कार्य में भी बोलो और राजकीय कार्य में बोलो, ये आगे जाने वाला है, समाज को आगे लेके जाने वाला है, इसलिए हमें ये लड़का अपने सामाजिक कार्य के लिए दे दीजिए। देवाजी को बहुत खुशी हो गई। एक बाबा साहेब के कार्य के लिए एक अपना लड़का देना बोले तो बहुत ही इजी, देवाजी को इजी लगा। और देवाजी ने बैरिस्टर राजाभाऊ खोपरागढ़ को बैरिस्टर को दे दिया। तो जब स्वतंत्र मजदूर पक्ष था, वो तो बाद में तो बैरिस्टर डॉक्टर बाबा साहेब ने खत्म कर दिया था, डिसॉल्व कर दिया था।
डिसॉल्व करने के बाद में डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की आणि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के स्थापने के बाद वो एक जातिवाचक है, ऐसा उनके दोस्त कहते थे ये जातिवाचक है, इसलिए आप ये पक्ष का नाम बदलो, आपको राजकारण करना है, आपको समाजकारण करना है। इसलिए ये जो पक्ष है आपका शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ये विशिष्ट जाति के लिए है, इसलिए आप क्या करो कि ये पक्ष का नाम बदला डालो। फिर बाबा साहब को लगा कि नाम बदला डालो, तो बाबा साहब ने जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था उस टाइम में बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े को जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी किया था। बाद में कुछ दिन के बाद में बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बैरिस्टर को अध्यक्ष भी बनाया था। ये इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े पर बहुत एक विश्वास था, बहुत एक उनके काम पर आदर था। इसलिए उन टाइम से ऐसा बोलो कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया स्थापन होने के पहले से भी जब बैरिस्टर 18-20 साल के थे उस टाइम से डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का यानी देवाजी खोब्रागड़े से तो बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े तक यानी अच्छा काम बैरिस्टर करने की वजह से डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का और बैरिस्टर साहब का एक रिश्ता पिता पुत्र का रिश्ता बन गया, पिता पुत्र का रिश्ता बन गया। आणि क्या हो गया बाद में कि देवाजी को यानी बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े को बाबा साहेब ने एक मानस पुत्र, यही लड़का ऐसा है कि होने वाली धार्मिक क्रांति है, होने वाली सामाजिक क्रांति है, होने वाली राजकीय क्रांति है, यही लड़का आगे लेके जाएगा। इसलिए देवाजी को लड़का बैरिस्टर को मगा और बैरिस्टर को एक मानस पुत्र करके बैरिस्टर के सिर पर हाथ रख दिया, आशीर्वाद दिया, हाथ रख दिया। और जब से बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े पीछे नहीं हटे, बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े आगे चल गए। बाद में मेरे ख्याल से ये रिपब्लिकन पार्टी स्थापना होने के पहले ही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के टाइम भी बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े जनरल सेक्रेटरी अध्यक्ष बनने के पहले ही जब इंग्लैंड में अपने 16 लोग भेजे थे। मैं आने वाला था उस विषय पर। एक्चुअल क्या होगा, हमारा जो समाज है, अब किसी को लगता है कि दलित समाज कहने से उन्हें थोड़ी शर्म लगती हो या फिर कुछ कमतरता देखती हो, लेकिन बाबा साहब ने अपने टोटली जो राइटिंग है या जो उनकी जितनी भी बुक्स है उसमें दलित शब्द उन्होंने प्रमुखता से रखा। तो मैं भी दलित समाज ही करता हूँ। तो दलित समाज में से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 16-17 विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा था और उसमें से कुछ लोग बने नहीं बने उनका कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमारे समाज के कुछ नेताओं ने, विशेषकर काशीनाथ जी ने और काशीराम जी ने और मायावती जी ने, कि बाबा साहब ने ऐसा कहा है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया, जबकि वो रेफरेंस वैसा नहीं था जो 16-17 लोगों के लिए नहीं था। वो रेफरेंस ये था कि यहाँ के जो लोगों ने पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने अम्बेडकरी मूवमेंट चलाई नहीं है उसके बारे में कहा था। लेकिन वो जो मीम्स जो बने हुए हैं उसमें एक नाम प्रमुखता से ये भी है कि बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े को भी बाबा साहब ने विदेश में भेजा था। और जब बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े वापस आए तो उन्होंने बाकायदा बाबा साहब की विरासत को संभाला। तो राजाभाऊ की एक इसलिए बात निकली क्योंकि जन्म शताब्दी वर्ष हम इंडिया में मना रहे हैं, कल आपने कार्यक्रम भी लिया, इसलिए राजाभाऊ के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में जानना चाहते थे। तो राजाभाऊ खोब्रागड़े एक मानस पुत्र की हैसियत से, दूसरा उनके बाबा साहब अम्बेडकर की जो राजकीय और सामाजिक जो मूवमेंट्स है उसके असल जो वारसदार है वो भी बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े को ही मानना चाहिए। तो बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण हुआ उसके बाद में जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो अस्तित्व में आई उसमें बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े का क्या सहयोग था उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में चाहिए। तो जब ये अपने 16 लोग इंग्लैंड में पढ़ाई के लिए बाबा साहब ने अंग्रेज के लोगों के सामने
वाइसराय के सामने एक प्रस्ताव रखा कि भाई आप मुस्लिम के लिए कर रहे हैं, क्रिश्चियन के लिए कर रहे हैं, तो हमारे दलितों के लिए क्या करते हैं आप? तो वाइसराय ने बोला कि क्या करना चाहिए आप बोलो बाबा साहब। तो बाबा साहब ने बोला कि हमारे जो लोग हैं उनको पढ़ाई के लिए इंग्लैंड में भेजो, परदेशी भेजो, वो लोग पढ़ेंगे और समाज भी सुधारेंगे और उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी सुधरेंगे। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 16 लोगों को भेजा था। उनमें बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े थे। आपको पता है कि बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े स्वयं खर्चे से बाबा साहब ने बोला देवाजी को कि देवाजी आपके पास पैसा है, आप अपने बैरिस्टर अपने ये खोब्रागड़े को अपने स्वयं खर्चे से आप भेजो और उनको पढ़ाओ। तो देवाजी खुश हो गए। देवाजी बोले मैं उनको भेजता। भेजने के बाद वो सब 16 लोग वापस आ गए। 16 लोग वापस आने के बाद में 16 में से 15 लोग मेरे ख्याल से, वो कभी कोई 16 बोलते, कभी 17 बोलते। ये बाकी के 16-17 नॉमिनल आते ही हमेशा हर बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े छोड़कर बाकी के लोग अपने अपने पेट पानी के लिए नौकरी उन्होंने संभाल लिया। बैरिस्टर साहब अपने बाबा साहब का राजकारण, बाबा साहब का समाजकारण करने के लिए लगे थे। जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया स्थापन हो गया, वो नहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसा हुआ कि अपने जीवन जैसे ही वो जीवित थे बाबा साहब, और जीवित रहने के 1 साल पहले लगभग 55 की बात, वैसे उन्होंने 53 से शुरू किया था। तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जो आपने कहा था जातिवादी शब्द था, तो बाबा साहब अम्बेडकर 1952 में चुनाव में उतरे थे लोकसभा में, और अनफॉर्चुनेटली बाबा साहब अम्बेडकर की हार हुई। तो उन्होंने सोचा कि ये इस हार का एक जिम्मा भले कांग्रेस है, लेकिन एक दूसरा जिम्मा भी है कि भाई इस पार्टी का जो नाम है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, वो एक्चुअली एक जाति विशेष को चिन्हित करती है। तो उन्होंने एक राम मनोहर लोहिया समाजवादी पार्टी के जो उस समय में लीडर थे, उनके साथ उन्होंने समझौते की बात किया, सहयोग की। और पार्टी में अगर समझौता होता है, गठबंधन में होता है, तो हम आने वाले चुनाव में अच्छे ढंग से लड़ सकेंगे। और इसके लिए इस पार्टी का नाम हम अभी चेंज करने वाले हैं, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की वो कल्पना उन्होंने लाई। और उस समय में उन्होंने बाकायदा उसका मैनिफेस्टो भी लिखा। मैनिफेस्टो लिखने के बाद उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद जो पार्टी अस्तित्व में आई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उस पार्टी का जो दारोमदार था बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े और उनके सहयोगी था। मैं उस पार्टी के बारे में जानना चाहता हूँ कि बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े ने उस समय में उस पार्टी के लिए क्या किया। अच्छा, पार्टी स्थापन ये बोले आप। पार्टी स्थापन होने के बाद में 3 अक्टूबर 1957 को पार्टी की स्थापना हो गई। उस टाइम बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े, उस टाइम उनके हाथ में नेतृत्व था सब कि रिपब्लिकन पार्टी का ये जो कारवा है, ये कारवा अपने को चलाना पड़ेगा। तो 7 लाख लोग रिपब्लिकन पार्टी के स्थापना दिन पे थे। तो उस टाइम बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े एक तरुण नेतृत्व थे। जी हाँ, उनकी एक कार्यक्षमता थी कि अपन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पक्ष अपन आगे लेके जाएंगे। फिर जब रिपब्लिकन पक्ष की स्थापना होगी, फिर प्रेसिडेंट किसको बनाना, जी जी, ये सवाल आ गया। तो सबका एक प्रयत्न था कि बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े एक विद्वान है, जी हाँ, और इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, और पार्टी के लिए बाबा साहब के मानस पुत्र है, इसलिए बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े को अध्यक्ष चुन लो। फिर बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े सही मान से बहुत समझदार आदमी थे। उनको बाबा साहब और रिपब्लिकन पक्ष आगे दिखता था, दूसरा कोई दिखता था नहीं। हमारा बाबा साहब है जिन्होंने हमें अधिकार दिया, और रिपब्लिकन पार्टी है जिन्होंने हमें राजकारण बाबा साहब ने दिया है। इसलिए
बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े को अध्यक्ष बनने के लिए बहुत लोगों ने ट्राई किया और सब लोगों ने ट्राई किया कि आप बनो, तो भी बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े अध्यक्ष नहीं बने उस टाइम। अच्छा, हाँ। उस टाइम एन शिवराज थे। एन शिवराज एक बैरिस्टर से भी सीनियर थे। अच्छा, हाँ। ये मूवमेंट में बाबा साहब के मूवमेंट में काम करने वाले बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े से सीनियर थे, दादा साहब गायकवाड़ से भी सीनियर थे। अच्छा, हाँ। तो इसलिए क्या किया, फिर बैरिस्टर ने बोला कि नहीं भाई, अपन क्या करेंगे कि सीनियर आदमी है यशुराज, उनको अपन अध्यक्ष बनाएंगे। तो उनको यशुराज को अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष बनने के बाद में ये कारवा चला, तो मेरे ख्याल से वो कारवा 64 तक 64 तक चला। 64 को एक अपना दलित लोगों का एक आंदोलन था, वो आंदोलन 64 का था। 62 मध्ये 62 को तो ये चीन का युद्ध हो गया था। 64 में हो गया। दादा साहब गायकवाड़ का उन टाइम नेतृत्व था। दादा साहब गायकवाड़ जिंदे थे, हयात थे दादा साहब गायकवाड़। दादा साहब गायकवाड़, बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े आणि दादा साहेब गवई, इनके नेतृत्व में वो 64 का सत्याग्रह हो गया। अच्छा, 64 का सत्याग्रह हो गया। तो वो सत्याग्रह इतना हो गया, बोले लोग बोले, उस टाइम मेरी दादी थी, मेरे गांव के कम से कम 50 लोग थे। अच्छा, वो जेल में। हाँ। वो नासिक का जेल इधर उधर सब भरे थे। बोलते कि गवर्नमेंट को लगा कि आप लोगों को कहाँ रखना, पिक्चर के टॉकीज लिए थे। उस टाइम से बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े 64 तक वो सत्याग्रह में फ्रंट में थे। दादा साहब गायकवाड़ भी फ्रंट में थे, रासू गवई में भी फ्रंट में थे। ये तीनों के माध्यम से वो सत्याग्रह बहुत अच्छे तरह से हो गया। वो सत्याग्रह का फलित भी हो गया कि लोगों को जमीन मिल गई, लोगों पर अन्याय अत्याचार भी कम हो गए। और अपना नेतृत्व बढ़ गया, अपना प्रेशर भी हो गया, अपना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का भी प्रेशर हो गया उस टाइम। फिर बाद में 64 के बाद में जब दादा साहेब गायकवाड़ का निधन हो गया, दादा साहेब गायकवाड़ का निधन होने के बाद में फिर भी वही सवाल आ गया कि रिपब्लिकन पार्टी का अभी अध्यक्ष कौन बनेगा। तो ये क्या हो गया कि इसके पहले क्या हो गया, मैं भूल गया थोड़ा। इसके पहले कैसा है मेश्राम सर, 57 में क्या हो गया कि दुरुस्त और ना दुरुस्त दो ग्रुप हो गए। अच्छा, दुरुस्त और ना दुरुस्त में 2 ग्रुप हो गए। ये ग्रुप में दादा साहब गायकवाड़ थे। अच्छा, आणि ये ग्रुप में दादा साहब गायकवाड़, बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े और दादा साहब गवई कम उम्र थे उस टाइम। नेतृत्व दादा साहब गायकवाड़ की तरफ था आणि दादा साहब गायकवाड़ आणि बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े थे। दूसरे दुरुस्त में बीसी कांबळे, अच्छा, बीपी मोरे, बाकी के लोग इंश्योरेंस तो नहीं थी उस टाइम। तो ये बाकी के लोग दुरुस्त में थे और ना दुरुस्त में ये दोनों ही नेता थे, बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े और दादा साहेब गायकवाड़, इनका नेतृत्व। आणि सब लोग उस टाइम जो दुरुस्त रिपब्लिकन पक्ष था, दुरुस्त रिपब्लिकन पक्ष उस टाइम ही कांग्रेस में जाने की कोशिश कर रहा था। कांग्रेस में चले गया था, ऐसा भी बोलो, उसका उतना इतिहास मुझे मालूम नहीं है। कांग्रेस में जाने की कोशिश कर रहा था। बीसी कांबळे थे उसमें नेतृत्व करने वाले। अच्छा, दादा साहेब रूपोते थे उस टाइम। वो दुरुस्त में और नादुरुस्त में ये दोनों लीडर थे। अच्छा, दादा साहेब गायकवाड़ और बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े, ये नादुरुस्त में थे। फिर नादुरुस्त में होने के बाद में इनका फिर प्रॉब्लम आ गया दादा साहेब गुजरने के बाद में। अच्छा, कि दादा साहेब गुजरने के बाद में लगा कि अब रिपब्लिकन पक्ष का प्रेसिडेंट अध्यक्ष किसको बनाया जाए। सवाल ये आ गया। फिर बाद में जब जैसा दादा साहब को यानी स्मशान में संस्कार हो गया,
उस टाइम में बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े ने भाषण दिया, श्रद्धांजलि अर्पण किया और दिल से श्रद्धांजलि अर्पण किया कि मेरे भाइयों जो हो गया वो भूल जाओ। अपने को बाबा साहब के नेतृत्व में, बाबा साहब के रिपब्लिकन पार्टी के लिए अपने को एक आना चाहिए, आज सब एक आ जाओ। ये स्पीच किया बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े आणि उनमें उनकी दिल की इच्छा थी कि सब लोग रिपब्लिकन एक जगह पर आ जाए, एकता हो जाए, जैसा अभी और वैसे दलित का नेतृत्व कोई भी करो जी। फिर उस टाइम भी सब लोगों का कहना था कि बैरिस्टर साहब ही अध्यक्ष बने, लेकिन उस टाइम भी बैरिस्टर साहब अध्यक्ष नहीं बने। मेरा थोड़ा गलत हो गया, तो उस टाइम तो फिर नेतृत्व नहीं, दादा साहब गायकवाड़ की जैसे डेथ हो गई, श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ, बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े ने जो भाषण दिया, उन्होंने उस समय में कहा कि कांग्रेस के जो आरपीआई के जो दो गठ दुरुस्त और नादुरुस्त हुए हैं, उसकी वजह से अम्बेडकरी समाज डिवाइड हो रहा है। और अभी दादा साहब गायकवाड़ भी अभी नेतृत्व के लिए नहीं है, चले गए, तो कम से कम इसी बहाने आप सब एक जगह पर आ जाइए और जिसे भी अध्यक्ष बनना है, मुझे कोई अध्यक्ष बनने की आवश्यकता है नहीं, ऐसा बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े का कहना था और ये मैं पढ़ चुका हूँ। लेकिन दादा साहब गायकवाड़ के जाने के तुरंत बाद जो रिपब्लिकन पार्टी इंडिया की जो धुरा जिसे कहते हैं, नेतृत्व जिसे कहते हैं, वो दादा साहब गवई के हाथ में आई है। तो दादा साहब गवई के हाथ में कैसे आई, वो जानना बहुत जरूरी है। वो मेरे ख्याल से ऐसा है कि जब दादा साहब गायकवाड़ का निधन हो गया, जब पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस के टाइम दादा साहब आखिरी ले रहे थे, ऐसा बोलो, आखिरी उनका अंतिम समय था। वो उस टाइम दादा साहब गायकवाड़ ने मीटिंग लिए बोले, इतिहास अपन सुनते भी, तो मीटिंग लिए उस टाइम कि भाई मैं तो अभी जा रहा हूँ, मेरी तो तबीयत नहीं बरोबर, मेरा आखिरी क्षण है, तो ये रिपब्लिकन पार्टी का कोई तो भी प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो उस टाइम भी बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े की तरफ दादा साहब गायकवाड़ का एक इरादा था कि मैं जाने के बाद में एक वेल क्वालिफाइड आदमी है, समाज के लिए एक नेता है जो सैक्रिफाइस कर सकता है, वो नेता ही बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े है। उस टाइम ऐसा होगा कि दादा साहब गवई थे, दादा साहब गवई कर्तव्यपरायण आदमी थे, पढ़े लिखे थे, वो भी विद्वान थे, वो भी नेतृत्व करने के लायक थे। फिर भी दादा साहब को ऐसा लगा होगा कि भाई सीनियर मोस्ट दादा साहब गायकवाड़ है। दादा साहब गायकवाड़ ने अपना त्याग किया। दादा साहब गायकवाड़ ने पहले इंश्योरेंस को अध्यक्ष किया, बाद में दादा साहब गायकवाड़ को बोला कि दादा साहब गायकवाड़ अध्यक्ष हो गए। दादा साहब को लगा होगा कि नहीं भाई नया लड़का है, नेतृत्व करता है, पैसा भी इनके पास, रिपब्लिकन पार्टी की संकल्पना भी है और ना बिकाऊ जाने वाला आदमी है, इसलिए दादा साहब गायकवाड़ का कल बहुत लोग बोलते बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े की तरफ था। उस टाइम जब मीटिंग लिए तो ये सब लीडर थे, दुरुस्त नादुरुस्त वाले, ये सब लीडर थे, उसमें वाको गानर वगैरह थे, दादा साहब गवई थे, ये सब लोग थे। तो उस टाइम वो तो थोड़ा क्या कहानी बताते हो, होगी तभी दादा साहब कहानी पर तो मैं विश्वास नहीं रखता कि ऐसा हो गया। नहीं, लेकिन कैसा अब इतिहास में जो दर्ज हो चुका है कि दादा साहब गायकवाड़ के बाद दादा साहब गवई के हाथ में ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की कमान आ चुकी थी। क्या है सर, लेकिन कैसा हो गया मिश्रम सर, बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े कैसा है, मैं कल से सोच रहा था, जन्म शताब्दी वर्ष है, बाबा साहब के मानस पुत्र, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पुत्र को उतना सम्मान नहीं दिया जितना बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े को दिया। और बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े ऑलरेडी पहले से ही राजकीय पार्टी से, यानी राजकीय क्षेत्र से है, उनके पिताजी उस समय असेंबली में मेंबर थे और बाबा साहब के एकदम समकालीन उनके पिताजी थे। तो राजा भाऊ खोब्रागड़े जो है वो तो असल वारसदार तो वही थे। अब उनको अनफॉर्चुनेटली अध्यक्ष पद नहीं मिला। ठीक है, 64-65 में दादा साहब गायकवाड़ की डेट हो गई, दादा साहब गवई के पास में नेतृत्व आ गया। बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े ने उसके बाद क्या किया 65 के बाद, क्योंकि देखिए
अभी आप जो पार्टी चला रहे हाँ, हैं तो- रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोपरागढ़, तो बैरिस्टर राजा भाऊ के नाम से ही है, तो इसकी स्थापना उन्होंने किया कि और किसी ने किया? नहीं नहीं, वो क्या हो गया फिर, वो बाद में थोड़ा सा राजकारण घुस गया। फिर दादा साहब को ये नेतृत्व दिया न, दादा साहब अध्यक्ष बने। जी। दादा साहब अध्यक्ष बनने के बाद मेरे को ऐसा लगता कि दादा साहब का और बैरिस्टर का पटा नहीं, जमा नहीं। दादा साहब ने उस टाइम कांग्रेस की सलग थी दादा साहब जी हाँ, की, जी हाँ। और बैरिस्टर साहब का कांग्रेस का कभी भी पटा नहीं। बैरिस्टर कांग्रेस को मानते जी। नहीं, जैसा बाबा साहब नहीं मानते थे वैसा बैरिस्टर कभी कांग्रेस को मानते नहीं थे, और कांग्रेस के तरफ बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े का दृष्टिकोण नहीं था। फिर दादा साहब के गवई के हाथ में जब अध्यक्ष के सूत्र आ गए, तब दादा साहब ने अपने हाथ में लिया। मेरा अंदाजा है। हाँ नहीं, लिया है ना, अंदाजा नहीं है, हकीकत है। लिया है, हकीकत लिया। फिर उस टाइम क्या हो गया कि बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े और दादा साहब का जमा नहीं। न जमने के बाद में बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े ने नया पक्ष निकाला। नया पक्ष निकाला बोले तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागड़े। अच्छा, हाँ। ये नया पक्ष उस टाइम नया था, आज भी नया नहीं, उस टाइम नया था। इधर दादा साहब गवई की तरफ बैरिस्टर, ये दादा साहब गवई की तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का रिपब्लिकन पक्ष का नेतृत्व था। ऐसे दो गठ हो गए। दो गठ होने के बाद में ये 65 तक 70 तक ये राजकारण चला। जी हाँ, 68 और 70 में दादा साहब गवई तो बाकायदा कांग्रेस के समर्थन से सभापति हाँ। बने थे। तो उस टाइम बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े नागपुर में 2 बार खड़े रहे। थोड़े थोड़े मतों से बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े गिर गए। हाँ। फिर उसमें बाद में श्याम बाबू खोबरागड़े भी रहे, गिरीश बाबू खोबरागड़े भी रहे। वो थोड़े थोड़े मतों से गिर गए। फिर भी बैरिस्टर साहब ने कांग्रेस से सलग कभी भी नहीं किया। अच्छा। उस टाइम जनता पार्टी थी। जी हाँ। जनता पार्टी बैरिस्टर साहब को मदद करती थी, फिर भी बैरिस्टर साहब ने कांग्रेस की सलग कभी नहीं जी की। हाँ। उस टाइम बोलते थे लोग कि नागपुर के बम्बन भाई भी ये नारा देते थे कि अय्या गड़े इश्य गड़े आमचे नेता खोबरागड़े। अच्छा। उस टाइम भी क्या हो गया हाँ। कि ये कांग्रेस की गुलामी करने वाले अपने भी लोग हैं, और ये अपने समाज में साले कीड़ लग गई। उस टाइम भी कुछ लोगों ने बैरिस्टर को ये वोटिंग नहीं किया, होने की वजह से बैरिस्टर उस टाइम गिर गए। 2 टाइम बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े गिर गए, श्याम बाबू खोबरागड़े भी गिर गए, गिरीश बाबू खोबरागड़े भी गिर गए। फिर इधर ये हो गए बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े का नेतृत्व। बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े का सब महाराष्ट्र में, इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में उनका नेतृत्व नहीं था, तो पूरे देश में उनका नाम देश में था। कचरूलाल जैन उनके खासदार थे, गवई साहब भी उनके खासदार थे, अविनाश कट्टी भी कर्नाटक के उनके खासदार थे। बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े एमपी के वो डोमन सिंह नागापुरे एक आमदार थे, वो भी मंत्री बन गए। म्हणजे बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े का जो रिपब्लिकन पक्ष था वो बाबा साहेब के हेतु से जी हाँ उन्होंने वो पक्ष का काम किया, और वो पक्ष के नगर सेवक थे बहुत आगे। नागपुर में बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े के नेतृत्व पे 4 मेयर हो गए। अच्छा। सुपर समाज के हो गए, बाकी भी ये एक मेश्राम हो गए, ऐसे 4 मेयर उस टाइम हो गए थे, और 15-15, 20-20 लोग नगर सेवक रहते थे। उस टाइम बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े का नेतृत्व में ये महाराष्ट्र में बोलो सब इंडिया में वो एक अलग ही नहीं, अलग बहुत बढ़िया उन्होंने। अरे सही बात से बोलो, तो बाबा साहब का सपना जो था वो उन्होंने पूरा करने की बैरिस्टर राजाभाऊ 100% अपने दिल से वो पूरा करने का प्रयत्न किया। उनको मैं पहले ही बोला कि उनको बाबा साहब दिखते थे और उनको रिपब्लिकन पक्ष दिखते थे। उनको पैसा नहीं दिखता था, उनको चढ़वड़ दिखती थी, उनको बाबा साहब का नेतृत्व दिखता था। बाकी इधर मैं ज्यादा नहीं बोल सकूंगा। इधर दादा साहब गवई ने इधर कांग्रेस से झूलती मूलती लेकर
अपना अपना अलग अस्तित्व निर्माण अपना किया। अलग अस्तित्व किया। तो दादा साहब के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे हाँ। कि दादा साहब कभी का जो चैप्टर होगा या हाँ। जो उनका उनके विषय में जो इंटरव्यू होगा हमारा वो काफी बड़ा विस्तार से होगा। अभी हम फिलहाल राजा भाऊ के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो अभी अखिल भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया प्रवीण खोब्रागड़े गठ जो है, तो प्रवीण खोब्रागड़े और राजा भाऊ खोब्रागड़े इनमें क्या सामंजस्य है? प्रवीण खोब्रागड़े राजा बहू का भतीजा है। अच्छा अच्छा। उनके भाई का लड़का है। हम्म। तो क्या हो गया कि बैरिस्टर राजा बहू खोब्रागड़े हम्म। देहांत होने के बाद में हम्म। श्याम बाबू खोब्रागड़े ने वो पक्ष का नेतृत्व लिया। अच्छा। उस टाइम हरिचंद्र रामटेके भी वो पार्टी में थे, वो सेक्रेटरी थे नागपुर वाले। हाँ। ये अपने सुनील रामटेके के पिताजी, अच्छा, उनका भी अच्छा, बहुत नेतृत्व था। अच्छा। बाद में श्याम बाबू ने नेतृत्व लिया, गिरीश बाबू ने नेतृत्व लिया। बाद में क्या, मैं भूल गया था, क्या पूछा? नहीं, मैं ये सोच रहा था अखिल भारतीय रिपब्लिकन पार्टी हाँ, ऑफ इंडिया हाँ, प्रवीण खोब्रागड़े तो और वो राजा भाऊ खोब्रागड़े, इन दोनों के बीच में क्या सामंजस्य, क्या संबंध है? हाँ, तो प्रवीण खोब्रागड़े बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े के भतीजे। हाँ, भतीजे। फिर बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोब्रागड़े ये हरिचंद्र रामटेके से चलकर आते आते थोड़ा गैरसमझ हुए उनके। फिर गिरीश बाबू खोब्रागड़े आखिरी के दावेदार थे। गिरीश बाबू खोब्रागड़े जाने के बाद में उत्तर नागपुर में उस टाइम भी राजकारण था। उत्तर नागपुर में थे उपेंद्र शिंदे, माजी आमदार, वो पहले नगर सेवक थे। नगर सेवक होने के बाद में वो आमदार बने। आमदार बनने की उनकी भी कथा ऐसी है कि गिरीश बाबू खोब्रागड़े का देहांत हो गया। उस टाइम बोलते हैं गिरीश बाबू ने एक डायरी में लिखा था कि आने वाली जो विधानसभा है, आने वाली विधानसभा में ये विधानसभा की सीट उपेंद्र शिंदे को दिए जाए। हाँ। ऐसा वो डायरी में लिखा था, ऐसे बोलते। अच्छा, उसी के अनुसार उपेंद्र जी फिर विधायक बने। उतना नेतृत्व नहीं है उनमें। हाँ। वो लीडर है, हाँ। कार्यकर्ता है, हाँ, हाँ। प्रामाणिक है। हाँ। फिर भी उनका यानी पूरे महाराष्ट्र या पूरे देश या फिर हाँ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ खोब्रागड़े गठ हाँ। चलाने का वो माध्यम नहीं था उनके उपेंद्र शिंदे जी इसमें, लेकिन विधायक बनाए, प्रामाणिक है। हाँ। फिर आमदार बने। आमदार बनने के बाद में अभी तक जो रिपब्लिकन पक्ष खोब्रागड़े का जो कारवा था, हाँ। कारवा है अभी, हाँ। तो एक चला रहे उपेंद्र जी शिंदे आणि एक हरिचंद्र जी रामटेके थे। वो गिरीश बाबू के टाइम में, बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े के टाइम में उनका रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन है। अच्छा। और वो भी अभी भी उनका लड़का चला रहे। हाँ। फिर भी क्या हो गया, वो आज सुनील रामटेके, हाँ। इनका नेतृत्व नागपुर में भी था, एमपी में ज्यादा है। अच्छा। हाँ। उधर है, इधर नेतृत्व उपेंद्र शिंदे का है। उपेंद्र शिंदे ने मुझे 90 से, अच्छा। 90 में उपेंद्र शिंदे विधायक बने। हाँ। 90 में वो, मैं भी 90 में निवडणूक क्षेत्र में हाँ, था। आप आए थे उसमें। हाँ, हाँ। मैं गिर गया। तो उस टाइम से अपने महाराष्ट्र में उपेंद्र शिंदे और ये सुनील रामटेके खोब्रागड़े का नेतृत्व चला रहे। अच्छा। इनका ये जो है वो दोनों पार्टियां पैरेलल चल रही। उपेंद्र शिंदे साहब की और आपके सुनील रामटेके जी के पिताजी के। हाँ, ये दोनों भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोब्रागड़े हाँ। ग्रुप का कारोबार चला रहे। अच्छा। नेतृत्व कर रहे। ये रहे अभी प्रवीण खोब्रागड़े कहाँ से आ गए, वो समझ में नहीं आया। प्रवीण खोब्रागड़े को क्या लगा, मेरे ख्याल से उनको किसने तो भी आगे आने की सलाह दे दी है। अच्छा। कि भाई आप नेतृत्व करने वाले हैं। हाँ। और ये तो दोनों चल रहे पैरेलल। हाँ। आप भी नेतृत्व करो। हाँ। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि उन्होंने क्या किया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये नाम से उनका पक्ष रजिस्टर किया। वो खोब्रागड़े
करके कोई नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े के बाद जो पार्टी थी हाँ। खोब्रागढ़ की, वो दो पैरेलल दो 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 parallel चल दो रहा है। राउंड हाँ, दो हाँ, रास्तों बचे, हाँ। एक उपेंद्र शेंडे ये और प्लस एक सुनील सुनील रामटे के रामटे। पिताजी और सुनील रामटे के, हाँ, हाँ। ये तो चल ही रहे थे। लेकिन तीसरी पार्टी जो आई है हाँ। प्रवीण खोब्रागढ़ ये की, वो हाँ। अभी अभी की रजिस्ट्रेशन है। प्रवीण खोब्रागड़े का 2-3 साल के पहले का अच्छा। रजिस्ट्रेशन है। हाँ फिर उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया निकाला, हाँ, ब्रैकेट में क्या है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन रिपब्लिकन नहीं ब्रैकेट में उन्होंने कुछ भी नहीं डाला। अभी नहीं। पिछले 2 साल पहले हमारे अमरावती में शिराड़ा में जो मिलिंदजी तायडे मिलिंद भाऊ है, जी। वो महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष वगैरह उस पद पर है, तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा भाई हमारा अखिल भारतीय रिपब्लिकन पार्टी है और हमारी ही ओरिजिनल है। तो फिर जब उनके नेता है प्रवीण जी खोब्रागड़े, मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, तो देखा मैंने, तो मुझे लगा कि ये राजाभाऊ खोब्रागड़े साहब के ही वारसदार होंगे। तो कैसा है देखिए मिश्रम सर, मेरे जैसा पढ़ा लिखा या फिर बहुत सारे जो पढ़े लिखे हैं, जो अम्बेडकरवादी समाज के जो लोग हैं या दलित समाज के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, एक्चुअल बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े का इतिहास जानते ही नहीं। उन्होंने कितनी मेहनत किया, कहाँ से निकले, कहाँ पहुँचे, बाबा साहब के सच्चे वारसदार जिसे हम कह सकते हैं, और बाकायदा लिखित में है, और उन्हें इतना मान सम्मान मिला भी है। अगर उनकी पार्टी के नाम पर कोई अन्य व्यक्ति आकर पार्टी चलाए तो हमारा समाज वो सहन नहीं कर सकता, और ये सच्चाई पता होना चाहिए। इसलिए मैंने ये पूरा डिटेल्स में आपसे जानने की कोशिश की है। नहीं, अभी हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। ये अच्छा, प्रवीण खोब्रागड़े जी की बात। अच्छा ये बताइए। ऐसा रहा कि फिर 2-3 साल के पहले उनका नेतृत्व आ गया है। हाँ हाँ, फिर उन्होंने क्या किया, अखिल अखिल भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ऐसा किया, रिपब्लिकन पार्टी मुझे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के आगे अखिल भारतीय अखिल किया, भारतीय लगा दिया उन्होंने। इसलिए उनको वो रजिस्ट्रेशन मिला। हाँ, हाँ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन किसको हाँ। मिलता नहीं। जी हाँ। वो रजिस्ट्रेशन अभी राजेंद्र गवई के पास है। जी हाँ हाँ। फिर किसने भी बोला, अभी ये हाँ, अभी राजेंद्र राजरत्न अम्बेडकर साहब आए थे, हाँ। तो एक्चुअल उनमें भी किसी ने पिन भरी होगी, आप आ जाओ राजनीति में, कि वंचित का अभी माहौल खत्म होते जा रहा है। पिन का ही है। उन्होंने क्या किया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1956 किया, मुझे रजिस्ट्रेशन में 1956 किया। हाँ। तो आगे चल के कुछ दिन के बाद में उनको रजिस्ट्रेशन हो गया, हो जाएगा। हाँ। फिर वो अपना नहीं, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एक्चुअल कैसा हो गया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से राजरत्न अम्बेडकर और उनके कार्यकर्ता, इवन उनके महाराष्ट्र अध्यक्ष से उनका इंटरव्यू लिया था हमारे रिपोर्टर गुरु गाड़ी जी ने, उससे पूछा तो उन्होंने कहा भैया ओरिजिनल पार्टी हमारी है, वो भी ओरिजिनल ही बताते हैं। लेकिन फिर जब मैंने एडवोकेट सिद्धार्थ गायकवाड़ का इंटरव्यू लिया, तब फिर हमारी बातचीत हुई। तो वो जो टाइटल है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वो टाइटल के में एक और टाइटल जुड़ा हुआ है नीचे के साइड में, 30 सितंबर 1956 में वो टाइटल है पूरा। हाँ। वो बाबा साहब की पार्टी से रिलेटेड नहीं है, या फिर उस समय में रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन अभी 1-2 साल में ही हुआ है, वो बता नहीं रहे। और ऐसे लोग अगर समाज को भ्रमित करते हैं, तो बाबा साहब की जो सच्ची मूवमेंट वो कैसे चलेंगे? नहीं, वो क्या हो गया सर, वो एक गुटी हो गया ना, ये ज्यादा क्या बोले। मैं यही जानना चाहता हूँ ना, वो बाबा साहब की मूवमेंट कैसे चलेंगे फिर? नहीं, ये अपने को ये एक कल्पना थी, और एक ऐसा लग रहा था कि ये राजरत्न नया लड़का है। हाँ। नया लड़का है, उनका जो स्पीच है उनका ऑल इंडिया लेवल पर बोले, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बोले, बुद्धिस्ट पर बोले, महासभा में भारतीय महासभा पर वो बोलते थे, अच्छा स्पीच है उनका, समझा के भी अच्छे देते थे। सारे को लगता था कि ये लड़का आगे चल के कुछ तो कुछ करेंगे। हाँ। फिर भी उन्होंने किया जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, हाँ। जो आनंदराज अम्बेडकर ने किया, जी हाँ। और जो भीमराव अम्बेडकर ने किया जी, ये वैसा भी इन्होंने इसने भी किया वैसे। अच्छा, कुछ नया नहीं किया इसने। तो अब ये इतना जो झूठ का पुलिंदा जिसे कहते हैं, बास्केट ऑफ फ्लावर्स जैसे होते हैं ना, वो झूठ का पुलिंदा ही कैसा होता है, ये तो अभी इतना सब हमारे समाज के लोगों ने जाना है। तो अभी एक सवाल रहा था। हाँ, बताइए। वो जो अपना ये था, क्या नाम, प्रवीण खोब्रागड़े। प्रवीण खोब्रागड़े नेतृत्व अभी 3 साल से चालू हो गया। खोब्रागड़े पार्टी का कोई उनका लेना देना नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं, 100% नहीं है। वो कहते हैं कि मैं बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े का भतीजा हूँ,
और मैं खोबरागड़े पार्टी मुझे खोबरागड़े वो बोलते हैं वैसा उन्होंने बोलना नहीं है, गलत है बोलना। मुझे भी 2 साल पहले आप पर आया था एज अ शहर अध्यक्ष पार्टी का, आप कमान संभालो। मैंने कहा मैं अभी मेरी पढ़ना चालू है और मैं जब पढ़ लिख कर ही आऊंगा, और अभी फिलहाल जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे उसमें दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है, तो मैंने नकार दिया था। तो प्रवीण खोबरागड़े साथ की जो बात होगी, लेकिन ठीक है अभी हम आ रहे हैं। मैं झूठ का पुलिंदा जो मैं कह रहा था बास्केट ऑफ फ्लावर की नहीं दादा, नेतृत्व करने के लिए किसकी मना नहीं है, नहीं आप नेतृत्व कीजिए ना, लेकिन मना किया नहीं मैं क्या बोलता, तुम सही मायने से नेतृत्व करो, झूठ मत बताओ, झूठ मत बोलो, झूठ बोल के मत। हाँ तुम बोलो ना कि खरीफ के 2 गुट है हमारे यहाँ, अभी क्लियर कर दिया आपने। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का, अखिल भारतीय रिपब्लिकन आपने अभी क्लियर कर दिया ना। हाँ मुझे मैं अलग, मेरा पार्टी अलग है। आप उनका वारसदार होकर नहीं बता सकते अभी। वारसदार होकर मैं भतीजा का और माम भाजे का कोई रिश्ता राजकारण में नहीं रहता। जी हाँ। इसलिए वो जो गलत प्रचार करते वो गलत है, मेरे को पट्टा नहीं उनका। उन्होंने सही बोलना चाहिए, अखिल भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मेरा है, जिनको आना है वो मेरे पक्ष में आ जाओ, जिनको काम करना है वो मेरे पक्ष में। लेकिन खरीफ के 2 ही गट है, वो पैरेलल चल रहा है। अभी राजरत्न ने भी वैसा किया। राजरत्न जो मैं गया था उनके प्रोग्राम में देखने, उन्होंने 2.5 घंटे स्पीच वगैरह दिया, उन्होंने यही बताया हमारी ओरिजिनल है, जबकि इसके बारे में हम क्लियर कर चुके हैं कि ओरिजिनल नहीं है, टाइटल में ही बता दिया है। अभी हम एक दूसरी बात पर आते हैं। 1964-65 में जब दादा साहब गायकवाड़ की डेट हुई और उस समय में राजा भाऊ खोबरागड़े इन्होंने जब बताया कि भाई अभी कम से कम अभी तो भी आप एक हो जाओ, दुरुस्त दुरुस्त जो गट उस समय में उस समय में 2 ही गट थे, अभी तो 356 हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी जो एकीकरण की जो प्रोसेस चालू है, मैंने आवाज इंडिया में भी देखा था, पेपर कटिंग्स में देखा, तो आपका एक नागपुर में चालू है प्रकार, तो वो एकीकरण के विषय में थोड़ा सा सर ऐसा है, मैं नागपुर में हाजिर था। वो संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी का बैनर था जी, वो बैनर के अंडर सब लोग बोले तो प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े जी थे, जी हाँ, सुनील रामटेके जी थे, उपेंद्र शेंडे भी थे। अच्छा, सुनील रामटेके खोबरागड़े का नेतृत्व करते आणि ये जो है उपेंद्र शेंडे खरीफ का नेतृत्व करते। ये 3 महत्वपूर्ण लोग थे। वहाँ मीटिंग हो गई, अच्छी हो गई मीटिंग। वहाँ सबने बोल दिया कि भाई अपन एक आना चाहिए, लेकिन मेरे अनुभव के मुताबिक आप छोटे होंगे, मेरे से छोटे बहुत ही जूनियर हो आपसे, आपके 5 साल में या 6 साल में आप ये रिपब्लिकन पक्ष का ये जो कारवाई चालू है, सामाजिक राजकीय बोलो धार्मिक, तो आप 6-7 साल हो गए आप इधर आ गए। तो मैं बताता अमरावती का कि 15 साल से 3 पंचवार्षिक योजना में मैंने संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी कारपोरेशन में तुम्हें होना चाहिए जी हाँ, इसलिए मैंने बहुत प्रयास किया, 3 बार प्रयास किया, 3 पंचवार्षिक योजना। उस टाइम आमदार अनिल गोंडारे भी था, ये चरणदास हिंगोले था भी, मैं भी था, और दादा साहब गोयल के लोग भी थे, भारी बहुजन महासंघ के भी लोग भी, सब 1-2 टाइम हम सब लोग इकट्ठे आ गए। फिर भी जब इलेक्शन का टाइम आता, कहाँ तक रहते अपन, इलेक्शन का टाइम नहीं आने के आचार संहिता लगने से पहले, हाँ फिर एक बार आचार संहिता लग गई, एक बार तुम्हारे उम्मीदवार इधर हो गए कि फिर वो रिपब्लिकन आघाड़ी खत्म हो जाती। इसलिए मेरा तो 100% ये रिपब्लिकन आघाड़ी पे भरोसा नहीं। अभी रिपब्लिकन आघाड़ी हमने किए थे, रामटेके मामा थे, एडवोकेट खड़से हमारे प्रेसिडेंट थे, चरणदास जिंगुले था, मैं भी था, विनायक दुबे था, सियाले के भी आप भी थे, उसमें मैं भी था, देखिए पुरानी पूरी टीम साथ में थी, लेकिन जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हो गया सब भटक गए। आप भी थे, मेरे को मालूम है ना, आप भी मीटिंग में आते थे। तो क्या हो गया कि ये ऐसा तय हो गया था कि ये लोकसभा इलेक्शन में अपन क्या करेंगे, महाविकास आघाड़ी को समर्थन देंगे। देखो जी, महाविकास आघाड़ी को समर्थन सबका एक तय हो गया था कि फिर आनंद राज अम्बेडकर कहाँ से लाए आप बीच में? नहीं क्या हो गया, फिर महाविकास आघाड़ी के आनंद राज को टिकट नहीं मिल गए। टिकट न मिलने के बाद मैं सिर्फ अकेला महाविकास आघाड़ी में रहा, मैं अकेला महाविकास आघाड़ी में रहा,
खडसे साहेब आनंदराज के पीछे गए, हाँ रामटेके मामा आनंदराव के पीछे गए, ये विनायक दुधे सियाले आनंदराव के पीछे जी. गए आणि ये चरणदास शिंगोले बीजेपी के पीछे जी, गए. जी. मैं सिर्फ अकेला रहा है कि जो अपन ने तय किया था कि भाई अपन महाविकास आघाड़ी की जाए, महाविकास आघाड़ी पे जाएंगे. फिर भी क्या हो गया भैया, महाविकास आघाड़ी ने हमको कोई भाव नहीं दिया जी. फिर भी मैंने क्या आखिरी टाइम 2-3 दिन के पहले मैंने क्या किया कि भाई गिरने का नहीं होना, ये अपने आदमी है, इसलिए मैंने पाठिंबा दे दिया, पेपर में खुद जाकर पाठिंबा दे दिया. आणि ये नहीं, कहने का मतलब ऐसा हो गया मिश्रम सर कि आप वरिष्ठ लेवल पर चाहते हैं कि हमारे समाज का उम्मीदवार भी चुनकर आए, हमारी पार्टी भी चले और हमें वो मान सम्मान भी मिले. और वो तीनों चीज़ें जब एक नहीं होती, एक जगह पर नहीं आती, तो वो बिखराव होता ही है. इसलिए हमारे रिपब्लिकन पार्टी के लीडर्स एक जगह पर नहीं आते और हर किसी का अपना अपना स्वार्थ है. लेकिन इस बार का जो चुनाव था, एक्चुअल आपने जो किया, मैं तो आपको दिल से सलाम करता हूँ कि क्योंकि महाविकास आघाड़ी को समर्थन देना इस समय में समय की गरज जरूर थी, वो ज़रूरत थी. क्योंकि पिछले 10 साल में वो सब बिक गया, वो सब हुआ जो 70 साल में कभी नहीं होगा. आपको 70 साल में जो मिला था वो 10 साल में छीन लिया. फिर एजुकेशन हो या फिर आपके आर्थिक उन्नति हो, वो सब छीन लिया. वो वापस लाने के लिए आपको महाविकास आघाड़ी या इंडिया गठबंधन को समर्थन देना जरूरी था. और आपके अलावा जिन लोगों ने भी उस समय में आनंदराज आम्बेडकर को अगर समर्थन दिया होगा, उस समय हमने उसका विरोध किया बाकायदा. मैंने चैनल भी उसी के लिए ही खोला कि इस समय में आपकी जरूरत उधर नहीं है, इधर है, देश के लिए. बाबा साहब आम्बेडकर भी 1947 के समय में नेहरू जी के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे, श्रम मंत्री थे. उन्होंने बहुत सारा डिवोट किया. बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी सभी इच्छाएं मार दिया और कांग्रेस में शामिल हो, क्योंकि उस समय में जरूरत थी. और वैसी ही जरूरत इस समय में 2024 में थी. वो आपने किया, उसके लिए तो मेरा दिल से सलाम है, उसका कोई विषय नहीं है. लेकिन जो एकीकरण की जो बात थी, मैंने नागपुर की निकाली थी. तो नागपुर का वाक्य क्या हुआ? नागपुर में क्या तय हुआ? नहीं, नागपुर में यही तय हो गया कि अपन सब मिलके अपन ये उत्तर नागपुर की सीट जो महत्वपूर्ण है, राखी जो सीट है, उत्तर नागपुर बोले, ये अपना दरियापुर बोले, जो राखी सीट है अपनी, वो राखी सीट पे अपने उम्मीदवार खड़े करके अपन अपने उम्मीदवार को चुन को लाना है. ऐसा तो वो तय हो गया. अरे ठहराव मंजूर हो गया. फिर भी क्या हो गया दादा, मैं अभी भी रामटेके मामा के साथ बोला कि जोगेंद्र कवाड़े बहुत हाथ ऊपर जाके भाषण करते हैं. जी हाँ. उस टाइम भी नहीं ऐसा होना चाहिए, नपन एक आना चाहिए, एक नेतृत्व तो होना चाहिए. अभी आज के पेपर में मैं पत्रकार परिषद का वो मसूदा मैंने देखा. अच्छा. चरणदास शिंगोले का आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन वो कल उनका कार्यक्रम था सुबह. तो 10 तारीख को 10 या 11 तारीख को उनका नागपुर में मेला. अच्छा. वो रिपब्लिकन एकीकरण का मेला है. अच्छा. और रिपब्लिकन के एकीकरण के मेला में किसको बुलाया उन्होंने? एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, बाकी के सब बीजेपी के लोग उन्होंने बुलाए. ये राजकीय फंडे उनको एकीकरण नहीं, रिपब्लिकन एकीकरण बोलना गलत है या नहीं है? गलत है ना. रिपब्लिकन एकीकरण करने के लिए अब आरपीआई में एकनाथ शिंदे को कहाँ से ला रहे हैं? रामटेके मामा को बुलाओ, मेरे को बुलाओ, खड़से को बुलाओ, रामदास आठवले को बुलाओ, बाबा साहब आम्बेडकर को बुलाओ, राजरतन को भी बुलाओ, प्रवीण खोबरागड़े को बुलाओ. बिल्कुल सब लोगों को बुलाओ. आरपीआई गठबंधन तब एक होगा जब आप अपने लोगों को बुलाएं. सब लोग इकट्ठे आएंगे, विचार मांगेंगे वो, और वो शपथ लेंगे कि नहीं भी अपन कैसे. ये शपथ लेके क्या करेंगे एकनाथ शिंदे? मुझे इनका यह है सब लोगों को इकट्ठा करना और बीजेपी के पीछे गति. अभी आपने सुना होगा एकनाथ शिंदे साहब ने अपने मुख्यमंत्री आवास में वर्षा निवास जिसे कहते हैं, वहाँ पर वो बुद्धिस्ट कौन सा मास होता है वो, उसका एक कार्यक्रम लिया. तो महाराष्ट्र के बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग बोल रहे हैं कि भाई एकनाथ शिंदे भी बुद्धिस्ट हो रहा है, हम उसको समर्थन करना चाहिए. क्या ऐसा तो करना नहीं था? इसी वजह से ऐसा फंडा है ना. क्योंकि मुझे बहुत सारे लीडर्स, अमरावती के लीडर्स ने कहा ऐसा कि भाई
एकनाथ शिंदे भी बुद्ध धर्म को मानने लगे मानने हैं, लगे तो हमें हैं। उसका समर्थन करना समर्थन करना। कहीं ऐसा तो नहीं है नहीं नहीं वैसा ही है बाइक ना, रोड से एकनाथ शिंदे को समर्थन देना तो नहीं हाँ, कहा। वैसा ही है ना। फिर हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कैसे एक होगा? नहीं वही इनको बुलाएंगे तुम तो ये क्या बोलने वाले हैं मीटिंग में और सभी में क्या बोलने वाले, तुम एक हो जाओ ऐसा बोलेंगे क्या कि नहीं भाई आप रिपब्लिकन पार्टी वाले लोग एक हो जाओ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। चलिए इतना मैंने इतना ऐतिहासिक और इतिहास में जाकर वरिष्ठ राजाभाऊ खोब्रागड़े का जो जन्म शताब्दी वर्ष है, हाँ। वो जो आप मना रहे हैं और उसके बारे में मेरे मन में जो क्यूरियोसिटी थी, जो जिज्ञासा थी जानने की वरिष्ठ साहब के बारे में, और मुझे आज पता चला आपके द्वारा और हमारे दर्शकों को पता चला। और एक्चुअल मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े के बारे में जो सच्चाई है, हकीकत है, वो सामान्य जन को बताया या उन तक पहुँचे, ऐसा कोई अगर आपने कार्य किया तो हमारा चैनल हमेशा आपके साथ में बाकायदा रिकॉर्डिंग के लिए रहेगा, उसको प्रसारित करने के लिए भी रहेगा। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि कैसा है देखिए, मुझे कोई वारसदार में यानी खून का जो रिश्ता होता है, ब्लड रिलेशन होता है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। बाबा साहब का जो कार्य है, जो काम कर आगे लेके जाएगा, हाँ, उसके साथ हम हैं। हाँ, वो अपना साथी है। तो इसीलिए मेरा जो सेकंड चॉइस हमेशा होती है बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े रही है, आइडियल के रूप में बाबा साहब के बाद बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े वो रहे हैं। बाकी अगर तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, क्योंकि चैनल का विषय हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें और हम आपके साथ में हैं। बहरहाल ये थे हमारे साथ प्राचार्य गोपीचंद जी मेश्राम साहब, और आज इन्होंने बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े के बारे में जो जानकारी दी है, जो इतिहास में जो अंदर डीप तक गया है, जो नॉलेज मिला है, वो एक्चुअल हमारे अमरावती के जनता, क्या पूरे महाराष्ट्र की जनता को पता ही नहीं था कि बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े एक्चुअल में क्या थे। बाबा साहब के सच्चे उत्तराधिकारी, वारसदार और सच्चे मूवमेंट जो चलाई है बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े ने, उनको दिल से सलाम और उनकी जन्म शताब्दी वर्ष पर हार्दिक बधाइयाँ, और सभी अम्बेडकरी जनता को उनके जन्मदिन पर, उनके शताब्दी वर्ष पर हार्दिक बधाइयाँ हमारे राजीव गांधी सोशल मीडिया चैनल की ओर से और अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के इस प्लेटफॉर्म पर। और मेश्राम साहब बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ मैं आश्वासन लेना चाहूँगा कि अगला जो इंटरव्यू होगा दादा साहब गवई के बारे में होगा, और उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं वरिष्ठम, जिन्होंने कुछ किया समाज के, उनके बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को मिलती है। तो धन्यवाद। जय भीम, जय भीम।